ये लोहे का टुकड़ा सीधा यूएफओ से गिरा था और ये हम नहीं कह रहे बल्कि दुनिया बोल रही है। दरअसल वर्ल्ड वॉर 2 के बाद साल 1947 में एक ऐसी घटना घटी थी जिसमें एक अमेरिकन शहर के ऊपर खुद यूएफओज आए थे और इस बात को कई ऑफिशियल गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स में भी जगह दी जा चुकी है। हालांकि क्या उस दिन सच में यूएफओज आए थे? अगर हाँ तो वो कहाँ गए, और अगर नहीं तो उस दिन यूएफओ की तरह पूरे शहर को कब्जे में ले लेने वाले वो ऑब्जेक्ट्स क्या थे? और सबसे बड़ी बात, फिर ये एलियन मेटल आया तो आया कहां से? वेल, आज के इस एपिसोड में हम उसी एक रात का पर्दाफाश करने वाले हैं। तो हेलो गाइस, मैं हूं कौशिक और चलिए शुरू करते हैं एक और नए एपिसोड को। दोस्तों, हम जिस घटना की बात कर रहे हैं ना, वो 7 जुलाई की है, मगर इस कहानी की शुरुआत होती है 24 जून 1947 के दिन, जब पायलट केनेथ आर्नल्ड वॉशिंगटन के कैस्केड माउंटेन्स के ऊपर उड़ रहे थे एक क्रैश हो चुके मिलिट्री एयरक्राफ्ट को ढूंढने के लिए। तभी उन्होंने 9 क्रेसेंट शेप, यानी कि वो जो 25% मून का शेप होता है ना, वैसा उन्होंने टोटल 9 ऑब्जेक्ट्स को 3 किलोमीटर या करीब 10,000 फीट की ऊंचाई पे 1900 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ते हुए देखा, जो उस वक्त के हिसाब से इम्पॉसिबल था। अब आर्नोल्ड ने अपने ऑब्जर्वेशन को बयां करते हुए कहा कि ये ऑब्जेक्ट्स ठीक उसी तरह झटके खाते हुए आसमान में उड़ रहे थे जैसे पानी में पत्थर उछलते हुए आगे बढ़ते हैं। और जब ये बात मीडिया के पास गई तब तो बवाल ही हो गया। मीडिया इसे हेवीली कवर करने लगा। जहां जब वो रॉसवेल और न्यू मैक्सिको के आसपास के इलाके में गया तो उन्हें ये बताया गया कि उस इलाके में आए दिन ऐसी अजीबोगरीब और रहस्यमयी घटनाएं घटती ही रहती है, लेकिन चूंकि उनके बारे में कभी भी किसी ने रिपोर्ट नहीं किया, इसलिए वो पब्लिक इमेज में आ ही नहीं पाई। हालांकि 7 जुलाई 1947 के दिन रोजवेल के शेरिफ ऑफिस में एक कॉल आई, जहां फोन के दूसरी तरफ बंदे ने अपना नाम मैक ब्राजेल बताया और उसने अपनी फोन पे कहा कि उसने अपने पूरे खेत में अजीबोगरीब चीजों को खोज निकाला है जो उसकी समझ में नहीं आ रही है। उसने शेरिफ को बताया कि ये डिब्रीज उसके खेत में कई दिनों पहले से पड़ी है, लेकिन उसने इस पे गौर नहीं किया। मगर बीते कुछ दिनों से जब से वो न्यूज़पेपर में यूएफओस के बारे में पढ़ रहा है, उसे डाउट है कि ये सारा सामान कहीं यूएफओ से तो नहीं गिरा है। ये बात सुनते ही शेरिफ ने खुद उस डिब्रीज को देखा और ये सोचते हुए कि इसका कनेक्शन हायर ऑर्डर वालों से हो सकता है, शेरिफ ने इस पूरे मामले के बारे में अथॉरिटीज और पास के आर्मी एयरबेस को इत्तला कर दिया, जिसके बाद उस जगह का मुआयना करने और सस्पिशियस सामान इकट्ठा करने इंटेलिजेंस ऑफिसर जैसे मार्सेल पहुंचे और सब लेके एयरबेस चले गए, जिनमें से मैक्सिमम ऑब्जेक्ट्स की डिटेल्स पब्लिक नहीं हुई ना। अभी तक इस खबर के कोई मायने नहीं थे और एज सच कुछ नहीं हुआ था, मगर जब इस डिब्रीज कलेक्शन और एनालिसिस की रिपोर्ट लेने मीडिया वाले मिलिट्री बेस से कांटेक्ट करने लगे ना, तो वहां के पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर वाल्टर हॉट ने सीधा ये कह दिया कि रोजवेल के पास मौजूद एक खेत में पिछले हफ्ते एक डिस्क शेप फ्लाइंग ऑब्जेक्ट आया था, जिसकी डिस्क को उस रैंचर ने अपने पास सुरक्षित रख लिया था। और जैसे ही उसे शेरिफ को कॉल करने का मौका मिला, उसने इसके बारे में शेरिफ को जानकारी दी, जहां से आर्मी ने उस डिस्क को बाकी सामान के साथ बरामद कर लिया है और रोजवेल आर्मी एयरफील्ड में एनालिसिस होने के बाद इसे हायर हेडक्वार्टर्स में भेजा जाएगा। अब आप जरा खुद सोचिए, अगर सीधा आर्मी इस बात को सामने रख दे कि फ्लाइंग सॉसर एक बंदे के खेत में आया और उसकी डिस्क को आर्मी ने एनालिसिस के लिए अपने पास रखवाया हुआ है, तो क्या वजह है आपके पास इसके ऊपर ना मानने की? अगले दिन रोजवेल डेली के फ्रंट पेज पे हेडलाइन आई, राफ कैप्चर फ्लाइंग सॉसर ऑन रैंच इन रोजवेल रीजन। राफ का मतलब रोजवेल आर्मी एयरफील्ड, और दुनिया भर के लोग इसे ऐसे ट्रीट करने लगे कि ह्यूमैनिटी के पहले यूएफओ को खोज लिया गया है। आफ्टर ऑल ये प्रेस स्टेटमेंट आर्मी ऑफिशियल ने ऑन रिकॉर्ड दिया था, पर जब बात फैलने लगी ना, तो यूएस गवर्नमेंट ने अपने बयान को 24 घंटे के अंदर ही बदल लिया और ये कहा कि जिस चीज को वो पहले एक फ्लाइंग सॉसर समझ रहे थे, वो असल में कोई फ्लाइंग सॉसर नहीं था, बल्कि एक क्रैश हो चुका वेदर बलून था। अब आज के दौर में इस बात पे बहुत कम ही लोग यकीन करते, मगर विश्व युद्ध के बाद वाले अमेरिका के लिए वहां की सरकार और सेना भगवान थी, इसलिए उन्होंने इस बयान पर यकीन कर लिया और बात वहीं पर
दब गई। ये डिब्रीज के साथ आर्मी ऑफिशियल्स की इमेज है जिसे पब्लिकली रिलीज किया गया था एंड ऑल्दो इसमें मौजूद सामान इनिशियल रिपोर्ट से ज्यादा मेल नहीं खा रहे थे, तब भी इस स्टोरी को ज्यादा डेवलप नहीं किया गया। हालांकि ये बात फिर से उठी साल 1978 में जब एक न्यूक्लियर फिजिसिस्ट स्टैंटन टी फ्राइडमैन ने ये कहा कि उन्हें रॉसवेल इंसिडेंट को लेके एक रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर से टिप मिली है कि वो जो वेदर बलून वाली पूरी स्टोरी थी ना, वो और साथ में डिब्रीज के साथ जो इमेजेस पब्लिक की गई थी वो सब स्टेज्ड था और असली डिब्रीज को फोटो के दौरान छिपा दिया गया था ताकि वो दुनिया के सामने ना आए। उस रिटायर्ड आर्मी ऑफिशियल ने यह भी कहा कि इनिशियल सर्च पार्टी में मौजूद सब लोग इस चीज को लेकर श्योर थे कि जो ऑब्जेक्ट रिट्रीव किया गया है वो असल में एक एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल स्पेसशिप थी। और जरा गेस कीजिए कि स्टैंटन को यह टिप देने वाला वो रिटायर्ड आर्मी ऑफिशियल था कौन? He was none other than जेसी मार्शल, आर्मी एयरबेस का वही इंटेलिजेंस ऑफिसर जिसने सबसे पहले एज एन आर्मी पर्सनल वहां के डिब्रीज को देखा था और फिर सारा सामान जब्त किया था। अब सिर्फ यही एक शक की बात हो तो बात अलग है, मगर असल में लिस्ट बहुत लंबी है। History.com ने अपने आर्टिकल में साल 1997 की एक फॉलो अप रिपोर्ट को कोट किया है। हुआ क्या था कि उसी दौरान बहुत से आई विटनेस इस बात का दावा कर रहे थे कि उन्होंने उस जगह के आसपास से आर्मी को एलियन बॉडीज को ले जाते हुए देखा था, जिसे सरकार ने ये क्लैरिफाई करते हुए कहा कि वो कोई एलियन बॉडीज नहीं थी बल्कि पैराशूट टेस्ट के दौरान जमीन पे गिरे हुए डमीज थे। साल 1994 में यूएस एयरफोर्स ने भी एक रिपोर्ट रिलीज की जिसमें एयरफोर्स ने भी इस बार ये एडमिट किया कि वेदर बलून वाली पूरी स्टोरी बोगस थी और उसका कोई भी तुक नहीं बनता। हालांकि यहाँ भी उन्होंने ये नहीं कहा कि वहां बलून्स नहीं थे बल्कि यूएफओ था, बल्कि इस बार एक बिल्कुल ही नई बात सामने आई, प्रोजेक्ट मोगुल। एयरफोर्स ने कहा कि वो जितना भी कबाड़ उस समय रैंच में मिला था ना, वो असल में एक स्पाई डिवाइस था जो प्रोजेक्ट मॉड्यूल के अंडर बनाई गई थी और उस स्पाई डिवाइस में माइक्रोवेव्स और ऐसे कई स्पाइंग गैजेट्स लगे हुए थे। लेकिन इसका पर्पस, बात कुछ ऐसी थी कि वर्ल्ड वॉर 2 में यूएसए के एटॉमिक बॉम्ब्स को देखने के बाद पूरी दुनिया इस होड़ में लग गई थी कि वो भी इस डिस्ट्रक्टिव वेपन को बनाए और सुपीरियरिटी की इस लिस्ट में सबसे आगे था रशिया, जिसे उस समय यूएसएसआर कहा जाता था। इस सुपर सीक्रेट मिशन के दौरान ढेर सारे माइक्रोफोन लेस्ड बलून्स को हवा में उड़ाया जाता था ताकि वो देखने में तो ठीक किसी वेदर बलून की तरह लगे, जबकि असल में हाई एल्टीट्यूड में यूएसएसआर के मोस्ट पॉसिबल प्रॉक्सिमिटी में उड़ते हुए वो बलून्स सभी सस्पेक्टेड साउंड वेव्स को रिकॉर्ड करते थे, जिसके जरिए अमेरिका ये मॉनिटर करना चाहती थी कि कहीं बॉर्डर के उस और एटॉमिक बॉम्ब की टेस्टिंग तो नहीं चल रही है, क्योंकि एटॉमिक बॉम्ब की टेस्टिंग में भी इतनी जोर साउंड वेव्स क्रिएट होती है कि उन्हें कई 100 किलोमीटर दूर से भी अच्छे इंस्ट्रूमेंट्स की मदद से सुना जा सकता है। ना इसे उस समय क्यों नहीं शेयर किया गया? ऑब्वियसली क्योंकि ये मिशन एक टॉप सीक्रेट मिशन था और उसकी डिटेल्स बाहर आने से ना सिर्फ रशिया और सचेत हो सकता था बल्कि दोनों देशों के बीच पॉलिटिकल टेंशंस भी बढ़ सकती थी। इवन अगर आप गौर भी करेंगे तो गवर्नमेंट ने इन इंसिडेंट्स के बारे में साल 1992 के बाद ही वोकल होना शुरू किया था, जब यूएसएसआर पूरी तरह कोलैप्स हो चुका था और यूएसएसआर रिलेटेड टॉप सीक्रेट उतने पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी की वजह नहीं बन सकते थे। अब इस घटना को लेकर एक और चीज काफी ज्यादा पॉपुलर हुई थी और वो था लोहे का ये छोटा सा टुकड़ा जो रिपोर्टेडली साल 1947 में रोजवेल इंसिडेंट के अराउंड मिला था और कुछ तो इवन ये तक कहते हैं कि ये उसी ऑब्जेक्ट से ही गिरा था जिसे यूएस गवर्नमेंट दुनिया से छिपाती है। बट क्या ये सच है? इसके लिए टू द स्टार्स एकेडमी, जिसका मेन काम ही है दुनिया में ऐसी यूएफओ रिलेटेड चीजों को देखना, ने ओक रिज नेशनल लेबोरेटरी के साथ कोलैबोरेट करके ये मेटल पीस अपनी लैब में मंगवाया और दो चीजें पता करने की कोशिश की। पहली तो ये कि क्या ये मेटल वाकई हमारी पृथ्वी के बाहर से आई है जैसा कि इसको लेकर क्लेम किया जाता है, और दूसरा ये कि क्या ये मेटल टेराहर्ट्ज वेवलेंथ के वेव गाइड की तरह काम कर सकता है या लेविटेशन और हाई स्पीड ट्रैवल को सपोर्ट कर सकता है, जिसका पूरा लेखा जोखा पब्लिश हुआ एनालिसिस ऑफ ए मेटालिक स्पेसिमेन नाम के इस रिसर्च पेपर में। अब इस रिसर्च को कंडक्ट करने के दौरान सैंपल के स्ट्रक्चर, केमिकल कॉम्पोजिशन और आइसोटोप रेशियो को कई मेथड्स जैसे माइक्रोस्कोपी, स्पेक्ट्रोस्कोपी और स्पेक्ट्रोमेट्री के थ्रू एनालिसिस किया गया। एंड एट द एंड ऑफ द रिसर्च
ना सिर्फ ये पता चला कि ये मेटल उन रिक्वायरमेंट्स को नहीं मीट कर रहा था जिससे कि ये टेराहर्ट्ज वेवलेंथ्स को गाइड कर सके, इसके अलावा ये बात भी क्लियर हो गई कि ये मेटल मैग्नीशियम जिंक बिस्मुथ से मिलके बना हुआ था, जैसे कुछ मिड 20th सेंचुरी में मैग्नीशियम एलॉय एक्सपेरिमेंट्स के दौरान प्रोड्यूस किया गया था। मीनिंग कि ये बात कंप्लीटली सर्टेन थी कि इसे बनाया भी धरती पे ही गया था और इसका बाहरी दुनिया से कोई भी संबंध नहीं था। अब ऐसे ही और भी कई ऑब्जेक्ट्स हैं जो इस मिस्ट्री के एविडेंस के रूप में पेश किए गए थे पर बाद में ढोंग साबित हुए थे। ऐसे में आपके हिसाब से उस दिन जो कुछ भी हुआ वो महज एक अफवाह थी या छिपी हुई सच्चाई? हमें नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताना। वैसे दोस्तों, आपके हिसाब से क्या वाकई में यूएफओज एग्जिस्ट करते हैं या नहीं? कमेंट सेक्शन खुला है, अपनी राय लिखकर जरूर बताना। वीडियो पसंद आया और कुछ नया सीखने को मिला तो इस वीडियो को लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। अगर आप नए हो चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल ऑन कर देना। अब अगर आपको ये वीडियो पसंद आया ना तो मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आप अगली वीडियो इसे जाकर जरूर देखना जिसमें हमने बात किया है डेरिन यूकू केव्स के बारे में। एक ऐसे केव्स जिसे किसने बनाया ये किसी को भी नहीं पता, पर उसकी इतिहास बहुत ही पीछे से जाती है। एक ऐसा केव स्ट्रक्चर जो कि जमीन में 18 लेवल्स नीचे तक बनी है। पर क्या है ये पूरा माजरा, जानने के लिए इस वीडियो को जाकर देखो, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट एपिसोड के साथ, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।